मैं सरिता अग्रवाल एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इसका शीर्षक है ओरी चिरैया। सुबह सुबह 6 बजे मोबाइल बज उठा। उनिंदी आंखों से मोबाइल उठाते ही मन में आया, इतनी सुबह किसका फ़ोन हो सकता है। मन थोड़ा धड़कने लगा। उधर से भारी आवाज़ में किसी ने पूछा, मिस्टर सिन्हा बोल रहे हैं? हाँ जी, कहिए, आप कौन? जी, मैं थाने पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। क्या आपकी पुत्री ही सुधा सिन्हा है? मेरा धीरज छूटने लगा। इंस्पेक्टर, बताइए क्या बात है? जी, शायद आपकी ही पुत्री है। उसने आज सुबह अपनी सोसाइटी की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली है। आप तुरंत यहाँ मुंबई थाने में चले आइए। मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया। मैं चीख मारकर रो पड़ा। मेरी पत्नी, बेटा सब दौड़े आए, पर मेरे मुंह से कुछ ना निकला। मैं बिलखता ही जा रहा था। बेटे ने मोबाइल में रिकॉल करके बात की, पूरी खबर ली। तुरंत 4 लोगों का दिल्ली से मुंबई का टिकट प्लेन से कराया गया। मुझे तो होश ही नहीं था। मेरे बड़े भाई, साले और एक फ्रेंड साथ में थे। सब मुझे दिलासा दे रहे थे, तुम ज़्यादा कुछ मत सोचो, हो सकता है किसी और की कहानी हो। यह 2 घंटे की फ्लाइट जैसे कितनी लंबी हो गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने सिर्फ चाय और बिस्कुट लिया, वो भी गले से उतर नहीं रहा था। मैं एक कठपुतली की तरह सबके साथ चल रहा था। अपनी प्यारी बिटिया का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। जब वह पैदा हुई हम कितने खुश थे। जब छोटी सी गोल मटोल बिटिया को मेरी गोदी में नर्स ने दिया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे मुंह से निकला, हाय मेरी प्यारी सोन चिरैया। मेरी पत्नी ने प्यार से उसका नाम सुधा रखा। उसने कहा, इसने मेरे जीवन में अमृत की बरसात कर दी है, और कुछ नहीं चाहिए हमें। बस हम लोग की यही एक चाहत थी कि हम कैसे अपनी बेटी को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें और वह इतनी ऊंचाइयों को छू ले कि दुनिया उसे देखे। हमें लगा हमें तो अब सब कुछ मिल गया है। हम लोग सीधे उसी बताए हुए पुलिस स्टेशन पर पहुंचे। वहां हम लोगों को बहुत कुछ बताया गया। मैंने तो आधा सुना, आधे पल्ले नहीं पड़ा। वहाँ से वे लोग हमें उस सोसाइटी में ले गए जहाँ उसका फ्लैट था। गेट के सामने बड़ी सी जगह पर वह स्केच खींचा हुआ था जहाँ मेरी बेटी बेटी ऊपर से गिरी थी। जमीन अभी भी लाल थी। मेरा दिल जैसे अपने बस में नहीं था। मैं कल्पना नहीं कर पा रहा था, इतनी पढ़ी लिखी, संस्कारी, हाई सोसाइटी में रहने वाली मेरी बेटी आत्महत्या भी कर सकती है। बिल्कुल विश्वास लायक बात ही नहीं थी। बड़ी आईटी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर थी। वह सैलरी भी अच्छी पाती थी। इस सोसाइटी में वह अपने रूम में 2 फ्रेंड्स के साथ रहती थी। गार्ड से पूछताछ की। उसने रात की ड्यूटी के गार्ड पर बात डाल दी। पुलिस ने उसे भी बुलाया। आसपास के लोगों से भी बातचीत की। बस यही मालूम हुआ कि उसकी दोनों फ्रेंड्स 2 दिन पहले घर चली गई थी, पूरे 1 हफ्ते के लिए। बड़े भाई तो बहुत परेशान थे। वही सब पूछताछ कर रहे थे। एक सज्जन ने बताया, छत के दरवाजे पर तो ताला लगा रहता है, किसी को ऊपर जाने की इजाज़त नहीं थी। वह 10वें फ्लोर की छत पर सीढ़ी का गेट क्यों खुला था, वह भी रात के समय? एक ने दबी जबान से बताया, ये आत्महत्या नहीं है, देखिए, पुलिस से फोटो लेकर देखिए, किसी ने ऊपर से धक्का दिया है, इसीलिए मुंह के बल गिरी है। मगर सबकी यही एक बात, सबकी बातों में यही कॉमन था, बहुत अच्छी लड़की है, गार्ड वगैरह से भी बड़ी इज्जत से बात करती थी, पैसे से मदद भी करती थी। पर बात का सिरा कहाँ अटका है ये पता नहीं। कोई भी खुलकर बात नहीं कर पा रहा था या करना नहीं चाहता था। पुलिस के डर से भी लोग बात करने से कतरा रहे थे। इस जगह पर पुलिस का पहरा था। हम ऊपर सुधा के फ्लैट में गए। वहाँ भी पुलिस के जवान का पहरा था। हमने घूम फिरकर सोसाइटी को देखा। सुधा का 2 रूम का फ्लैट देखा। वह 5th फ्लोर पर था। पर हर चीज़ अपनी जगह पर सही थी। कहीं हाथापाई के निशान नहीं थे। गार्ड के हिसाब से तो कोई रात को आया ही नहीं था। फिर भी वही सवाल, आखिर हुआ क्या था सुधा के रूम में? वार्डरोब वगैरह करीने से सजाई हुई थी।
मेरा दिमाग तो कुछ काम नहीं कर रहा था। बड़े भाई और बाकी सब लोग पूरा फ्लैट चेक कर रहे थे। धीरे धीरे भाई जी बोले, सामान तो सब सही है, पर एक भी बैंक की चेकबुक या पासबुक या कोई स्लिप वगैरह कुछ नहीं मिली। कुछ कैश भी नहीं मिला। बस उसके खुले लॉकर में 20,000 रुपये थे। यह संभव है? जो लड़की कंपनी से 40 लाख सालाना पाती है, उसके रूम में कुछ ना मिले, क्या यह संभव है? मैंने फ़ोन करके घर में पूछा कि बैंक में सुधा का अकाउंट नंबर क्या है और किस बैंक में है। पत्नी को भी कुछ नहीं मालूम था। 30-32 साल की बिटिया। हम लोग उसकी इनकम को लेकर कुछ नहीं पूछते थे। अपने खर्चे वह खुद करती थी। हाँ, उसने एक लड़के का जिक्र किया था जो उसे पसंद था और शादी भी करना चाहती थी। हमने जब पूछा तो उसने बताया वह अगले महीने उस लड़के के साथ दिल्ली आएगी, तभी वह बात करेगी और उससे हमें मिलाएगी। उसने हमें कोई फ़ोटो भी नहीं दिखाई। हमें कोई आपत्ति नहीं थी। उसकी ज़िंदगी में हम किसी तरह का दखल हम नहीं करते थे, क्योंकि वह अपने कामकाज फ्रेंड्स के बारे में खुलकर बातें करती थी। पर उसे उस लड़के अपने मंगेतर के बारे में हमें सरप्राइज़ देना चाहती थी। उसके किसी फ्रेंड को भी उसके मंगेतर के बारे में कुछ नहीं पता था। हम लोग फिर उस कंपनी में गए जहाँ वह काम करती थी। वह एक इंटरनेशनल कंपनी थी और सुधा वहाँ ऊंची पोस्ट पर थी। हम लोगों से सबने सहानुभूति जताई। सभी उसकी मृत्यु पर दुखी थे। यह एकमत सबका था कि यह लड़की आत्महत्या कर ही नहीं सकती। इतनी सुलझी और मिलनसार लड़की ऐसा कर ही नहीं सकती। पर इस गुत्थी को सुलझाने में कोई मदद नहीं कर सका। जिस अकाउंट में उसकी इनकम जाती थी, उससे बैंक और अकाउंट का पता चला। सिर्फ 1 महीने की सैलरी थी उसमें। बाकी रकम 6 महीने से धीरे धीरे निकाल ली गई थी। बैंक वाले ने कोई मदद नहीं की। वे भी अदक नहीं बोले। कोई बात स्पष्ट नहीं कर रहे थे और ना ही वो लोग कुछ बता पा रहे थे। हम लोगों के सामने बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे झोल। सोसाइटी और उसको रूम के लेकर भी थे। उसकी रूममेट्स को भी बुलाया गया, पर कोई क्लू नहीं मिला। 1 हफ्ता गुजर गया। इस बीच पोस्टमार्टम के बाद मिली सुधा की मृतदेह देखकर हम सबका धीरज छूट गया। उसका खून से सना शरीर और उसका सिर फट गया था। उसके आगे मैं कुछ नहीं देख सका। उसका दाह संस्कार अपने हाथों से किया। उस कन्या का जो अगले महीने मंगेतर को लेकर दिल्ली आने वाली थी, तुरंत शादी करना चाहती थी और हम लोग उसका कन्यादान करना चाहते थे। पर उस शख्स का भी कहीं नाम पता नहीं मिला। उसके संगी साथी या तो कुछ बताना नहीं चाहते थे या फिर कुछ बोलने से डर रहे थे। शायद उन्हें सब मालूम नहीं हो या शायद मालूम हो। हमने पुलिस ऑफिसर फिर कमिश्नर से भी बातचीत की, अपनी शंका जताई। यह आत्महत्या का मामला तो हरगिज नहीं था, पर कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। हम अंधेरे में थे। हम चाहते थे पुलिस गंभीरता से इस मामले को देखे, पर सीनियर ऑफिसर ने समझाया, आपको केस फाइल करनी पड़ेगी, अपनी शंकाएं बतानी पड़ेगी, जिस जिस पर शक है उनका नाम बताना होगा। जब जब केस की डेट पड़ेगी आपको यहाँ आना है। पर केस कितना लंबा खींचेगा पता नहीं। हर डेट पर आपको हाजिर रहना होगा। वहाँ उपस्थित शुभ चिंतकों ने भी समझाया, आपको कोई क्लू या किसी कातिल का पता नहीं मिलेगा। इतनी सफाई से सब काम हुआ है और बैंक अकाउंट खाली किया है, कोई तो ज़रूर है, पर आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि आप यहाँ नहीं रहते, ना ही कोई संबंधी, और आपको भी पूरी जानकारी नहीं है। अगर पुलिस कुछ आशा देती या कोई उसका साथी मिलता तो काम आगे बढ़ता। बैंक वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए। थक हार कर पिटे खिलाड़ी की तरह हम वापस अपने घर जा रहे हैं। आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं। बेटी का दुख अंदर आत्मा तक जैसे चिपक कर बैठ गया है। काश हमने उसके साथ ज़्यादा आत्मीयता दिखाकर उसको इतना स्वतंत्र न छोड़ा होता। उसके संगी साथी और पार्टी कंपनी के बारे में पूरी पूरी खबर रखते। पर हमें सुधा पर विश्वास था, वह कहीं कुछ गलत नहीं थी। पर हम यह भूल गए कि उसकी निजी जिंदगी पर भी
हमें हल्की ही सही लेकिन नज़र रखनी चाहिए थी। कुछ तो सुराग मिलता। ये हत्या थी, आत्महत्या थी, पर हम बेबस हैं। हमारा पूरा सिस्टम, पुलिस से लेकर संगी साथी, सोसाइटी का फ्लैट, कंपनी, सब बेमायने हैं। सहयोग वे करते नहीं। आग में हाथ कौन डालेगा? पर यही घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जाएंगी, ये कोई नहीं सोचता, मगर चुप रहते हैं। घर आकर देखा पत्नी को हल्का अटैक पड़ा था। मैं अपने ही दुख में डूबा रहा तो उसे संभाल कैसे पाऊंगा? मैं कहीं उसको भी ना खो दूं। मेरी नाजुक सी परी, कितना कुछ उसने अकेले झेल लिया। हमारे करने को कुछ न बचा। पर सामने पेड़ पर बैठी चिड़ैया को देख देख कर दिन बिताने हैं। पर दिल अंदर से यही पुकार रहा है, मेरी चिड़ैया, अंगना में फिर से आ जा रे। धन्यवाद।